बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपने एनसीईआरटी के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीवों में जनन। और हमने पिछले वीडियोस के अंदर में जो लैंगिक जनन की आखिरी घटना होती है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम है निषेचन पश्चात घटनाएं। हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? हम पढ़ रहे थे निषेचन पश्चात वाली घटनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो निषेचन पश्चात वाली घटनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर में दो घटनाएं आती हैं। एक तो होता है युग्मनज, युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है। और दूसरा होता है भ्रूण का बनना। क्या होता है? भ्रूण का बनना, जिसको कहते हैं भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव इसे कहते हैं। तो एक तो था युग्मनज का बनना जो कि हम पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ने वाले हैं भ्रूणोद्भव के बारे में। किसके बारे में? भ्रूणोद्भव के बारे में हम पढ़ेंगे निषेचन पश्चात वाली घटना के अंदर में, कि भ्रूण कैसे बनता है। तो यहाँ से पढ़ते हैं हम। हमारा टॉपिक है भ्रूणोद्भव। क्या टॉपिक है? भ्रूणोद्भव। अब भ्रूणोद्भव को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी हमें मालूम होना चाहिए। जो भ्रूण है, जो ये सब शब्द भ्रूण है, उसको इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रायो। EMBRYO, एम्ब्रायो। और भव का मतलब होता है जेनेसिस, बनना, है ना। भव का मतलब क्या होता है? बनना। तो इसलिए इसको कहेंगे एम्ब्रायोजेनेसिस, इसलिए इसको कह रहे हैं एम्ब्रायोजेनेसिस कह रहे हैं। तो भ्रूणोद्भव का मतलब क्या हो गया? एम्ब्रायोजेनेसिस। तो हम अब अपनी प्यारी सी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं कि वो क्या कहना चाह रही है। कि भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव जो होता है वो युग्मनज से भ्रूण, युग्मनज से भ्रूण यानी कि एम्ब्रायो, इसको क्या पढ़ना है? एम्ब्रायो। तो ये युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। किसके विकास की? युग्मनज से भ्रूण बनने के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यानी कि जो भ्रूणोद्भव है उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारा जाइगोट है, ये हमारा क्या है? जाइगोट है, यानी कि जिसको कहते हैं युग्मनज। ये है हमारा युग्मनज, युग्मनज। अब जब ये युग्मनज से ये क्या बनेगा? ये भ्रूण बनेगा। युग्मनज से क्या बनेगा? ये भ्रूण बनेगा। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, ये वाली जो प्रक्रिया हो रही है भ्रूण बनने की प्रक्रिया, युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? इसी प्रक्रिया को हम कहेंगे भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव, ठीक है। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? भ्रूणोद्भव कहेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। भ्रूणोद्भव के दौरान, भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन, युग्मनज क्या करता है? कोशिका विभाजन यानी कि समसूत्रण से कोशिका विभाजन करता है, तथा कोशिका विभेदीकरण, तथा कौन सा करण? तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है। यानी कि जब भ्रूणोद्भव हो रहा होता है, भ्रूणोद्भव हो रहा होता है, तो उस दौरान क्या होता है? युग्मनज जो होता है वो क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है युग्मनज? कोशिका विभाजन करता है। और किस तरीके का विभाजन करता है? वो करता है समसूत्री कोशिका विभाजन। यहाँ लिखा हुआ है समसूत्री कोशिका विभाजन, है ना। सबसे पहली चीज़ तो ये करता है कि ये कोशिका विभाजन करता है, यानी कि युग्मनज जो है वो विभाजित होते जाता है, अलग अलग सेल में, बहुत सारे सेल में विभाजित होते जा रहा है। दूसरा ये क्या करता है? कोशिका विभेदीकरण करता है। दूसरा ये काम क्या कर रहा है? कोशिका विभेदीकरण कर रहा है। इस चीज़ से ये गुजरता है साथ ही साथ। फिर आगे है भ्रूण विकास के दौरान, भ्रूण के विकास के दौरान जहाँ कोशिका विभाजन, जहाँ पर ये जो कोशिका विभाजन है उससे कोशिकाओं की संख्या, उससे कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। क्या होती है? कोशिका विभाजन से क्या होता है? कोशिका की संख्याओं में वृद्धि होती है। वहीं जो कोशिका विभेदीकरण है, वहीं जो कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह, कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरणों से गुजरकर, कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरणों से गुजरकर
विशेषीकृत यानी कि एक खास तरीके की ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं। ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या कहा कि भ्रूण विकास के दौरान जहाँ कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरणों से गुजरकर क्या करते हैं, विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की संरचना करते हैं। उससे क्या हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जीव का निर्माण होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जीव का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब भ्रूण का विकास हो रहा है तो युग्मनज क्या करेगा, युग्मनज हमने देखा कि कोशिका विभाजन करता है, ये कोशिका विभाजन करेगा और कोशिका विभेदीकरण करेगा। अब कोशिका विभाजन से क्या होता है, कोशिका विभाजन से क्या होता है कि कोशिका की संख्या बढ़ती है, कोशिका की क्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है। और कोशिका विभेदीकरण से क्या होता है कि कोशिकाओं की जो समूह रहता है, कोशिकाओं एक समूह उसको एक निश्चित रूपांतरणों से गुजरता है। वो किससे गुजरता है, निश्चित रूपांतरणों से गुजरता है, यानी कि उसमें बदलाव होते हैं और वो क्या करते हैं, विशेषीकृत ऊतक बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं और अंग बनाते हैं। तो अब इसको समझने के लिए हम बाजू में चलते हैं कि जैसे मान लीजिए ये युग्मक है, युग्मनज है, युग्मनज। अब युग्मनज कितने सेल का होता है, एक सेल का होता है, एक ही तो सेल है युग्मनज, है ना। हमने पता था, करा था पहले कि युग्मनज सिर्फ एक सेल होता है। अब ये एक सेल से तो इसको क्या बनानी है, पूरी संतति बनानी है इतनी बड़ी। जैसे मनुष्य का उदाहरण ले लें हम, तो मनुष्य में जो एक सेल का युग्मनज है उसको एक पूरा बड़ा सा बच्चा बनाना है। तो अब ये क्या करना होगा, इसको अपना संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ये सेल को क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, अपनी संख्या बढ़ानी होगी। क्योंकि एक जो संतति होती है उसके अंदर में ज़्यादा सेल्स होते हैं। तो ये क्या करने लगेगा, कोशिका का विभाजन करने लगेगा, यानी कि ये अपना क्या करेगा, कोशिका विभाजन कर रहा है, ये कोशिका विभाजन करने लग गया। तो एक सेल दो में टूट गया, वैसे ही ये जो दूसरा सेल है वो तीन में टूट जाएंगे और में टूट जाएंगे, ऐसे टूट गए। और ऐसे करते करते सब विभाजित होते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, उससे एक किस्म का स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक किस्म की संरचना बन जाएगी जिसमें सेल ही सेल हैं। ये बहुत सारे सेल आ गए विभाजित होते होते, तो इसका जो नंबर है, इसकी जो संख्या है वो कैसी हो गई, इसकी संख्या जो है बढ़ गई। पहले एक सेल का था, अब ये इतने सारे सेल का है। तो ये क्या किया इसने, इसने कोशिका विभाजन किया। सबसे पहले क्या हुआ, कोशिका का विभाजन हो गया। और किस प्रकार का विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। समसूत्री विभाजन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास दो सेट हैं क्रोमोसोम के। सेल तो ये एक ही है, कोशिका ये एक है, लेकिन इसके अंदर में जो अनुवांशिक पदार्थ है वो कितने तरीके का है, दो तरीके का है ना। तो फिर ये क्या करता है, समसूत्री विभाजन कर रहा है। समसूत्री यानी कि ये जो सेट आए हैं इसके पास दो दो क्रोमोसोम के, वो अब क्या आधे आधे नहीं होंगे, बल्कि वैसे के वैसे रहेंगे। क्योंकि ये कौन सा विभाजन कर रहा है, समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर इसके पास दो क्रोमोसोम थे दो तरीके के, तो इसके पास भी दो तरीके के हो जाएंगे और इसके पास भी दो तरीके के क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई कि ये विभाजन किस प्रकार का कर रहा है। तो ये विभाजन के नाम पे किस प्रकार का विभाजन कर रहा है, समसूत्री विभाजन कर रहा है। तो जो युग्मनज है, हमारा जो युग्मनज है वो कैसा विभाजन करता है, समसूत्री विभाजन करता है। तो यहाँ पर ये कर रहा है कोशिका विभाजन, और इससे क्या हो रहा है, इसका जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अब क्या होगा कि ये जो संख्या बढ़ रही है, इसी के साथ साथ क्या होते जाता है कि कुछ कोशिका के समूह बना लिए जाते हैं। जैसे ये समूह बन गया, ये ग्रुप बन गया, समूह मतलब ग्रुप बन गया, यहाँ का ग्रुप बन गया, यहाँ का ग्रुप बन गया, ऐसे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ग्रुप बनते जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रुप नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो यहाँ पर ऐसा सिग्नल दे दिया जाता है कि ग्रुप नंबर 1 मान लीजिए अलग तरीके का ऊतक बनाएगा, ग्रुप नंबर 2 अलग तरीके का ऊतक बनाएगा,
ये 3 अलग बनाएगा और 4 अलग तरीके का ऊतक बनाएगा। ठीक है, ऐसे इसको काम दे दिया जाता है। अब ये ऊतक क्या होता है? ऊतक का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कोशिका हैं, एक समान कोशिका जब साथ में मिल जाती हैं, एक समान कोशिका जब साथ में मिलने लगती हैं, जैसे ये कोशिकाएं हैं बहुत सारी, एक समान कोशिकाएं वो अपने साथ में जब मिलने लग जाती हैं तो ये क्या बना देती हैं? ऊतक का निर्माण कर देती हैं। ये क्या बनाती हैं? ऊतक बना देती हैं। ये इनका न्यूक्लियस है, केंद्रक, तो ये ऊतक बना लेती हैं। जैसे दीवार होती है, दीवार होती है और दीवार में ईंट होती है ना, तो ईंट को जब मिलाते जाते हैं तो उससे क्या बन जाती है? एक पूरी दीवार बन जाती है। वैसी ऊतक, वैसी कोशिका को मिलाते जाएंगे, ये कोशिका को मिलाते जाएंगे तो क्या बन जाएगी? एक पूरा का पूरा ये ऊतक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये ऊतक बन जाएगा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यूज़ कहते हैं। टिश्यूज़, TISSUES, टिश्यूज़। तो जैसे टिश्यू पेपर देखा होगा खाने वगैरह में प्लेट के साथ में देते हैं, टिश्यू पेपर होता है ना, वैसे ये टिश्यू है कि एक पूरी सी परत टाइप की बन जाती है सेल की, उसको कहते हैं ऊतक। फिर जब ये ऊतक आपस में मिलते हैं, जब ये ऊतक क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं, यानी कि बहुत सारे ऊतक बनते गए और ऊतक आपस में मिल मिल के क्या बना देते हैं? मिल मिल के वो बना देते हैं ऑर्गन्स बना देते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन, ORGAN, GN, ऑर्गन, यानी कि अंग बना देते हैं, अपने शरीर के अंदर में अंग बना देते हैं। जैसे पेट बना दिया पेट बना दिया, आँख बना दी, नाक बना दी, दिल बना दिया, फेफड़े बना दिए, गुर्दे बना दिए, तो उसमें अलग तरीके के ऊतक होते हैं हर एक में। तो ऊतक से क्या बनता है? अंग बनते हैं। वैसे यहाँ पर जो ये सेल का विभाजन हुआ, ये कोशिका का विभाजन हुआ, बहुत सारी कोशिका आ गई, तो उससे कुछ समूह बढ़ जाते हैं, समूह में ये बढ़ जाते हैं और एक समूह को एक काम दे दिया जाता है कि तुम अलग तरीके का ऊतक बनाओगे, आप अलग तरीके का बनाएंगे, आप अलग तरीके का बनाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 1 नंबर वाला है उसको बोल दिया कि आप दिल वाला ऊतक बनाएंगे, आपसे क्या बनेगा? दिल की हृदय, हृदय का ऊतक बनाएंगे। 2 वाले को बोल दिया कि आप फेफड़े का ऊतक बनाएंगे। 3 वाले को बोल दिया आप गुर्दे का ऊतक बनाएंगे। 4 वाले को बोल दिया कि आप आँख बनाएंगे, आँख वाले का ऊतक बनाएंगे। तो ये जो कोशिका रहती है उसके अंदर में क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है। कोशिका रहती है बहुत सारी, उसका जो समूह रहता है उसमें निश्चित तौर पे एक रूपांतरण हो जाता है, एक निश्चित रूपांतरण हो जाता है कि आप इस तरीके का एक प्रकार का ऊतक बनाएंगे। ठीक है, और ऊतक से क्या बन जाते हैं? ऑर्गन बन जाते हैं। ऊतक से क्या बन जाते हैं? अंग बन जाते हैं मिल मिल के। कि जैसे हृदय वाला ऊतक बना, दिल वाला ऊतक बना, तो वो मिलते मिलते पूरा का पूरा हृदय का निर्माण कर देंगे। वैसे ही फेफड़े बन जाएंगे, वैसे ही गुर्दे बन जाएंगे, वैसी आँख बन जाएगी, नाक बन जाएगी, कान बन जाएंगे, हाथ बन जाएंगे, पैर बन जाएंगे। ऐसे करते करते सारी चीज़ें बन जाती हैं और इससे क्या बन जाता है? एक पूरा का पूरा जो संतति है वो आ जाती है। तो ये भ्रूण बन जाता है। तो सारे के सारे भ्रूण शुरुआत में ऐसे ही दिखते हैं, इस किस्म से थोड़े इस तरीके के दिखता है भ्रूण। ये आँख आ गई, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ वाले हिस्से से हृदय बनेगा, यहाँ वाले हिस्से से आँख बनेगी, यहाँ वाले हिस्से से हमारे फेफड़े आएंगे और यहाँ से सर बनेगा, यहाँ से पैर वगैरह आएंगे, फिर यहाँ से हाथ वगैरह निकलेगा। तो ये अलग अलग समूह में उनका रूपांतरण होने लगता है। किसका? कोशिकाओं का निश्चित रूपांतरण होता है। यानी कि इनमें रूपांतरण होने का मतलब यानी इनमें बदलाव आने लगते हैं। फिर उससे क्या बना लेते हैं? वो निश्चित ऊतक बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं और ऊतक जो है क्या बना लेते हैं? अंग बनाते हैं, यानी कि ऑर्गन्स अंग बना लेते हैं। और ये सारी चीज़ें मिलके क्या बना लेती है? एक संतति बना देती है, एक नया जीव बना देती है, या संतति का निर्माण कर देती है। तो इसको कह रहे हैं पूरी चीज़ को भ्रूणोद्भव। तो यहीं पर ये इन्होंने कहा है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भ्रूण विकास के दौरान जहाँ कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, यानी कोशिका विभाजन से क्या हो रहा था? कोशिका की संख्या में वृद्धि हो रही है। वहीं कोशिका विभेदीकरण से क्या होता है? कोशिकाओं के समूह जो बन जाते हैं
वो एक निश्चित रूपांतरण से गुजरकर यानी कि बदलाव से गुजरकर क्या करते हैं, विशेषीकृत ऊतक एवं अंगों की रचना करते हैं। विशेषीकृत ऊतक एवं अंगों की रचना करते हैं ना। तो यहाँ पर ये समूह बन गए थे, उससे ऊतक बने, खास ऊतक बने, यानी खास किस्म के ऊतक बने, जैसे दिल बनाने वाले, गुर्दे बनाने वाले, किडनीज बनाने वाले, लीवर बनाने वाले, वैसे ऊतक बने। उससे क्या बन गए, अंग बन गए, और उससे नए जीव की निर्माण हो जाती है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये जो चीज़ हुई कि कुछ समूह ऊतक बनाने लग गए, कुछ कोशिका के कुछ समूह ऊतक बनाने लग गए, उनसे अंग बन गए, इस चीज़ को बोलते हैं विभेदीकरण। कि यानी कि उनको एक खास किस्म का काम दे दिया गया, उसको बोलते हैं विभेदीकरण। कि वो काम करने योग्य बन गए, उसको कहते हैं विभेदीकरण। तो विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरण से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जीव का निर्माण हो जाता है। तो ये देख लिया हमने। और ऐसा आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, कोशिका विभाजन तथा विभेदीकरण की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। यानी कि 11वीं क्लास में ये कोशिका विभाजन डिटेल में पढ़ाई जाती है, और कोशिका विभेदीकरण क्या होता है वो भी डिटेल में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया गया है कि विभाजन से संख्या बढ़ती है और विभेदीकरण से खास किस्म का काम या बदलाव हो जाता है कोशिका के अंदर में कुछ काम करने के लिए। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आगे है, प्राणियों को अंड प्रजक तथा सजीव प्रजक श्रेणियों में विभक्त किया गया है। यानी कि जितने प्राणी हैं, जितने एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो बोल रहे हैं अंड प्रजक यानी अंडा देने वाले, और सजीव प्रजक यानी कि जीव, यानी जन्म देने वाले। किसको जन्म देने वाले, बच्चे को जन्म देने वाले। ऐसी श्रेणी में विभक्त किया गया है, बांटा गया है, जो इस तथ्य पर आधारित है, जो इस बात पर आधारित है कि युग्मनज ने मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया है। मादा जनक के कहाँ विकास किया है, शरीर के बाहर विकास किया है, अथवा भीतर विकास किया है। अर्थात उसका जो जन्म है वो निषेचित अंडों से हुआ है, या फिर अनिषेचित अंडों के द्वारा हुआ, या फिर अथवा शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ। शिशु के रूप में प्रसव से यानी कि डिलीवरी से जन्म हुआ। डिलीवरी होती है ना, तो शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ। तो इस सब का मतलब क्या है, तो ये जो अंड प्रजक है और सजीव प्रजक है, इसके बारे में यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्राणी वो दो किस्म के हो गए। एक तो कह रहे हैं हम, एक तो कहेंगे अंड प्रजक, ठीक है। और दूसरे हो गए सतत सजीव प्रजक, सजीव प्रजक, अंड प्रजक और सजीव प्रजक। अब इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। अंड का प्रजक को बोलते हैं OVI, PA RUS रस, ओवीपैरस। अंड प्रजक को बोलते हैं ओवीपैरस, और सजीव प्रजक को बोलते हैं वी पैरस। तो सजीव प्रजक को बोलते हैं वीवी पैरस, और अंड प्रजक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवी पैरस बोलते हैं। तो अंड प्रजक हो गए और सजीव प्रजक हो गए, दो तरीके के प्राणी हैं। अब किस हिसाब से इनको अंड प्रजक और किस हिसाब से इनको सजीव प्रजक कहा गया है, तो अंड प्रजक इस तब बोलते हैं जब जो युग्मनज है, जब कौन सा है, क्या है,
युग्मनज शरीर के बाहर उसका विकास हो। शरीर के क्या? शरीर के बाहर विकास हो, विकास हो। शरीर के बाहर विकास हो, किसका विकास हो? युग्मनज का। जो युग्मनज है ना, जाइगोट बना जो युग्मनज, उसका अगर विकास शरीर के बाहर हो तो उनको क्या कहते हैं? अंड प्रजक कहते हैं। और सजीव प्रजक का क्या मतलब हो गया इसका उल्टा? कि जब शरीर के अंदर विकास हो, अंदर विकास हो, तो इसको कहते हैं बीवी पैरस या सजीव प्रजक। इतना समझ में आया? अब इसकी दूसरी, शरीर के बाहर विकास हो, शरीर के अंदर विकास हो, और इसी का दूसरा मतलब होगा, यानी कि दूसरी भाषा में अगर इसको कहना चाहें तो हम ये कहेंगे कि अंड प्रजक में क्या होते हैं? अंडे देते हैं वो। अंड प्रजक में क्या होते हैं? अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। इनके नाम से क्लियर है। अंड प्रजक में क्या आ रहा है? अंड प्रजक में अंड आ रहा है। ये अंड प्रजक में क्या आ रहा है? अंड आ रहा है। यानी कि ये क्या देंगे? ये अंडे देते हैं। अंड प्रजक क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और ओवी पैरस क्यों बोल रहे हैं? ओवी पैरस बोल रहे हैं, ओवी का मतलब भी क्या होता है? अंडा। तो इसके ओ से याद रख सकते हैं, ओ जो है अंडे जैसा दिख रहा है ना, तो ओवी पैरस क्या होंगे? अंडे देते हैं। और ये क्या होते हैं? सजीव प्रजक। सजीव, तो इसके नाम में क्या आ रहा है? जीव, है ना, जीव आ रहा है, सजीव। यानी कि ये एक, जो भी जीव है वो प्रसव के द्वारा बाहर आता है। कैसे बाहर आता है? डिलीवरी करते हैं ये लोग क्या करते हैं? डिलीवरी करते हैं। जैसे डिलीवरी होती है ना, मनुष्य लोग में, इंसान लोग में डिलीवरी होती है, प्रेग्नेंट लोग में डिलीवरी हो जाती है, वैसे ये क्या करते हैं? प्रसव के द्वारा बाहर आता है। प्रसव से जन्म होता है। इसमें क्या होता है? प्रसव। प्रसव का मतलब क्या हो गया? डिलीवरी। जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी, डिलीवरी से इनका जन्म होता है, यानी कि डिलीवरी होती है इनमें। तो यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर है कि जो सजीव प्रजक हैं, सबसे पहली बात क्या हो रही है कि वो शरीर के अंदर उनका विकास होता है। शरीर के कहाँ पर? अंदर उनका विकास होता है। यानी कि अंदर विकास हो रहा है, तो जब वो बाहर आते हैं तो प्रसव से बाहर आते हैं। प्रसव से उनका, यानी कि डिलीवरी से उनका जन्म होता है। और जो ओवी पैरस हो गए, अंड प्रजक हो गए, वो उनका क्या होता है? शरीर के बाहर में विकास होता है। शरीर के बाहर विकास होता है, इसलिए वो अंडे देते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल, अंड प्रजक का हमने देखा होगा मुर्गी। जाहिर सी बात है, मुर्गी के अंडे हमने देखे हैं। तो ये रही हमारी मुर्गी। या बतख ले लीजिए, बतख भी अंडे देती है। तो ये है हमारी प्यारी सी बतख, और ये ऑरेंज कलर की बतख है, और ये बतख ने दिए हैं अंडे। ये रहा बतख का ये अंडा। तो ये बतख ने दिया है अंडा, ठीक है, ये अंडा दिया हुआ है। तो ये बतख है, उसने अंडे दिए। अब ये अंडे भी दो तरीके के हो सकते हैं, निषेचित हो सकते हैं, अनिषेचित हो सकते हैं। ये अंडे कैसे हो सकते हैं? दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो होंगे निषेचित, निषेचित अंडे होंगे, और दूसरे होंगे अनिषेचित अंडे। अनिषेचित, शेचित, ठीक है, निषेचित अंडे और अनिषेचित। निषेचित का मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो अंडे देंगे उसमें जो युग्मक हैं वो आपस में मिल चुके हैं। युग्मक कैसे होंगे? आपस में मिल चुके होंगे। ऐसे अंडे से ये, इनकी संतति आती है। निषेचित अंडे देते हैं ये। और कुछ जो होते हैं उसमें जो अंडा होता है वही खुद युग्मक होता है। उसमें क्या होता है? जो युग्मक है वो अभी मिले नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिषेचित अंडे। ऐसा एग्जाम्पल किस में मिला? जैसे ये अपनी है प्यारी सी बतख, बतख है, ठीक है। अब ये जो बतख का अंडा बनता है, क्या होता है कि
ये है मादा बतख थी और ये है नर बतख। ये हमारा नर बतख है, ये नर बतख है, ये नर वाली बतख है और ये मादा है। ऐसी एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो ये नर वाले बतख ने क्या है, इसका युग्मक था और ये युग्मक इसने मादा के अंदर में दे दिया। युग्मक ने मादा के अंदर में दे दिया अपना युग्मक, और यहाँ से आया क्या, मादा का युग्मक था, ये मादा का युग्मक था। दोनों आपस में क्या हो गए, दोनों आपस में मिल गए, दोनों आपस में मिल गए और उससे क्या बन गया, इसके शरीर में अंडा बन गया। इसके शरीर में क्या बन जाएगा, अंडा बन जाएगा। ये अंडा बन गया और ये अंडा फिर इसने क्या किया, ये अंडा जो बना उसमें क्या हुआ, नर और मादा वाले युग्मक पहले से मिल गए। नर और मादा वाले युग्मक कैसे हो गए, मिल गए। तो ये अंडा कैसा बन गया, निषेचित हो गया। ये अंडा कैसा हो गया, निषेचित। और जब ये अंडा बाहर आएगा तो ये कौन सा अंडा होगा, ये जो अंडा बाहर आया है ये कैसा अंडा होगा, निषेचित अंडा होगा। ठीक है। और दूसरा हमने एग्जाम्पल पढ़ा था मछली का। हमने कैसा एग्जाम्पल देखा था, मछली का एग्जाम्पल देखा था। तो हमारी मछली को ले आते हैं हम। ये पानी है, यहाँ पर ये पानी है और इसके अंदर में ये हमारी मछली है, प्यारी प्यारी सी ये मछली है। और ये नर वाली मछली है, नर। और ये मादा वाली मछली है, इसके बाल भी हैं। तो नर ने अपना युग्मक टपकाया और मादा ने अपना युग्मक टपकाया। ठीक है। अब मादा का जो ये युग्मक है इसको क्या कहते हैं, इसको भी अंडा कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं, अंडा कहते हैं। लेकिन ये जो अंडा है जो इसने बाहर दिया अपने शरीर से अपने बाहर जो अंडा दिया वो अभी नर युग्मक से मिला है क्या, अभी नर युग्मक से नहीं मिला। तो यानी कि इसने कैसा अंडा दिया, ये मादा वाली ने कैसा अंडा दिया, अनिषेचित अंडा दिया, यानी कि उसका भी निषेचन नहीं हुआ। फिर जब ये अंडा इससे मिलेगा तो इसका निषेचन हो जाएगा और नई संतति बन जाएगी। तो ये जो अंडे देते हैं, अंड प्रजक जो हैं वो जो अंडे देते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो है कि निषेचित अंडा हो, जैसे कि मुर्गियों वगैरह में कि वो पहले नर युग्मक से मिल जाता है उसके बाद में बाहर आता है शरीर के। और दूसरा ये अनिषेचित अंडा हो सकता है कि ये जैसे कि मछलियों के अंदर में कि वो डायरेक्ट कौन सा अंडा देते हैं, ऐसा अंडा देते हैं जो निषेचित नहीं है, वो बाद में जाके नर से मिलता है। तो अनिषेचित अंडे भी दे सकते हैं। तो ये तो हो गए कौन से वाले, अंड प्रजक। तो ये क्या करते हैं, इनका ये अंडे देते हैं। सबसे पहली बात क्या हो गई, अंडे देते हैं। और क्योंकि अंडे देते हैं तो अंडा जो है शरीर के बाहर होता है, तो इसलिए इनका जो विकास है, इसका जो युग्मनज है उसका विकास है वो कहाँ होगा, शरीर के बाहर होगा। तो ये दो चीज़ें हमको याद रखनी है। पहला क्या हो गया, शरीर के बाहर होता है इनका विकास, और दूसरा ये अंडे देते हैं। और अंडे देते हैं तो कैसे हो सकते हैं, निषेचित हो सकते हैं जैसे मुर्गियों में, और अनिषेचित हो सकते हैं जैसे कि मछलियों के अंदर में। उसके बाद में आते हैं अपन सजीव प्रजक में। तो सजीव में हमने देखा कि जो इनका विकास है वो कहाँ हो रहा है, अंदर हो रहा है, शरीर के कहाँ हो रहा है, अंदर हो रहा है। जो जीव है उसका विकास अंदर हो रहा है शरीर के। अब शरीर के अंदर होना है तो उसको बाहर आना है। जब बाहर आएगा तो कैसे बाहर आएगा, डिलीवरी होगी, तो प्रसव से इनका जन्म होता है। तो हमने एग्जाम्पल अपना मनुष्य का ही ले सकते हैं। इंसान में जो लेडीज़ लोग रहती हैं उन वो प्रेग्नेंट होते हैं और बच्चा जो है पेट के अंदर होता है ना। तो उसका विकास कहाँ हो रहा है, पेट के अंदर हो रहा है। और फिर वो जब उसे बाहर आना होता है तो वो डिलीवरी करके बाहर आता है। तो ये हैं लेडीज़, ये लेडीज़ हैं। और ये है इनका बच्चा जो अंदर सो रहा है। तो ये अंदर में बच्चे संतति कहाँ पर है, पेट के अंदर में, यानी कि शरीर के अंदर है। तो ये कैसी हो गई, वीवी पैरस या फिर सजीव प्रजक। और जब इसे बाहर आना होगा तो ये डिलीवरी से बाहर आता है। ऐसे ही हमें किस में देखने को मिलेगा, घोड़े में देखने को मिलेगा, हाथी में देखने को मिलेगा, डॉगी में देखने को मिलेगा, गाय में भी देखने को मिलेगा, बकरी में भी देखने को मिलेगा। ये हमारी बकरी है मान लीजिए, ये बकरी है। बिल्कुल भी बकरी नहीं लग रही है ये, लेकिन फिर भी मान लीजिए इसको बकरी। तो ये बकरी है और इसके अंदर में छोटू सी बकरी का बच्चा है। तो इसका भी विकास कहाँ पर हो रहा है, शरीर के अंदर हो रहा है। और जब इसे बाहर आना होगा तो ये डिलीवरी से बाहर आएगा, बकरी में भी डिलीवरी से बाहर आएगा।
तो जैसे जीव जिनके अंदर में विकास शरीर के अंदर हो और वो प्रसव के द्वारा बाहर आए तो उनको क्या कहते हैं, सजीव प्रजक कहते हैं। और जो अंड प्रजक होते हैं उनमें देख लिया हमने, शरीर के बाहर उनका विकास होता है और इसलिए वो अंडे देते हैं। तो यहाँ तक हम क्लियर हो गया होगा, फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि प्राणियों को अंड प्रजक तथा सजीव प्रजक श्रेणियों में विभक्त किया गया है। तो हमने देख लिया दो श्रेणी, सजीव प्रजक और अंड प्रजक, जो इस तथ्य पर आधारित हैं, किस बात पर आधारित हैं कि युग्मनज ने, जो युग्मनज है उसने मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया है। मादा जनक के कहाँ विकास किया है, शरीर के बाहर विकास किया है, तो उसको क्या कहेंगे, अंड प्रजक कहेंगे। या फिर अथवा भीतर उसने विकास किया है, अथवा उसने भीतर विकास किया है, तो उसको क्या कहेंगे, सजीव प्रजक कहेंगे। अर्थात उसका जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडों के द्वारा हुआ। उसका जन्म कैसे हुआ, निषेचित अथवा अनिषेचित अंडों के द्वारा हो। उसका जन्म अंडों के द्वारा हुआ, तो अंडों के द्वारा हुआ मतलब क्या बोल रहे हैं, चाह रहे हैं अंड प्रजक की बात कर रहे हैं। और वो अंडे कैसे हो सकते हैं, निषेचित हो सकते हैं, अनिषेचित हो सकते हैं, हमने अभी अभी देखा। या फिर अथवा शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ। शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ, यानी कि शिशु मतलब बच्चे के रूप में हुआ, एक छोटे से बच्चे के रूप में प्रसव से जन्म हुआ, यानी कि डिलीवरी हुई उसकी। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, सजीव प्रजक की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद में अंड प्रजक के बारे में और जो सजीव प्रजक है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी और बात बताई है इन्होंने, कि अंड प्रजक प्राणियों जैसे कि सरीसर्प वर्ग, सरीसर्प वर्ग होता है, तथा पक्षी आदि के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर, पर्यावरण के क्या, सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं। कैसे अंडे दिए जाते हैं, निषेचित अंडे दिए जाते हैं, जो कठोर, जो कठोर, कठोर मतलब हार्ड, जो हार्ड होती है चीज़, जो कठोर, ये लिखा है कैल्शियम युक्त कवच। क्या लिखा हुआ ये, कैल्शियम, कैल्शियम हमने सुना होगा, कैल्शियम की दवाई खा रहे हैं, वैसी वाला कैल्शियम है वो। कैल्शियम युक्त यानी कैल्शियम से बना हुआ कवच, कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं। तो ये निषेचित अंडे देते हैं जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं, जो एक निश्चित, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन, ये क्या लिखा हुआ है, स्फुटन द्वारा नए शिशु को जन्म, नए शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि ये कहाँ की बात हो रही है, अंड प्रजक प्राणियों की बात हो रही है। कौन से प्राणियों की बात हो रही है, अंड प्रजक प्राणियों की बात हो रही है। और एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है सरीसर्प वर्ग और पक्षियों में, सरीसर्प वर्ग और पक्षी के अंदर में। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये पर्यावरण में सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे देते हैं, जिसमें एक कवच होती है, बहुत ही कठोर सी कैल्शियम वाली कवच होती है, उससे ये ढके रहते हैं। फिर वो अंडे के अंदर में निश्चित निवेशन अवधि में रहते हैं। निश्चित निवेशन यानी कि अंडा जो है बड़ा होगा उसके अंदर में, उसको कहते हैं निश्चित निवेशन अवधि। जैसे हम निवेश करते हैं ना, कुछ चीज़ लगाते हैं उसमें खपाते हैं, तो अंडे को पनपने वाली अवधि के अंदर में वो रहता है। उसके पश्चात स्फुटन द्वारा, यानी कि अंडा फूटने के द्वारा, जब अंडा फटता है उसके द्वारा नए शिशु का वो जन्म दे देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अंड प्रजक में, ये जो अंड प्रजक है, अंड प्रजक की ये जो बात कर रहे हैं, उसमें इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिए हैं, इसमें इनने एग्जाम्पल दिए हैं अंड प्रजक में, इसको अच्छे से बना लेते हैं। अंड प्रजक के अंदर में इन्होंने एग्जाम्पल दिया है सरीसर्प वर्ग। क्या दिया है, सरीसर्प, सरीसर्प। अब सर्प का मतलब क्या होता है, सांप। सांप कैसा होता है, रेंग के चलता है। तो जो लोग भी रेंग के चलते हैं, जो भी जानवर रेंग के चलते हैं, उनको बोलते हैं सरीसर्प। और इनको इंग्लिश में बोलते हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स। तो टाइल्स भी बिछी रहती है, वैसे ये प्राणी भी बिछे हुए चलते हैं, है ना, पेट के बल चलते हैं रेंग रेंग के। और दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है पक्षियों का, पक्षी, पक्षी यानी कि चिड़िया वगैरह हो गई, बर्ड्स।
बर्ड्स का एग्जाम्पल दिया है। तो ये जो अंड प्रजक हैं यानी कि अंडे देने वाले हैं, तो ये जो सरीसृप होते हैं, जैसे सांप हो गया, सांप भी अंडे देता है ना, और क्रोकोडाइल हो गया, क्रोकोडाइल भी अंडे देता है। तो ये सब और पक्षी भी अंडे देते हैं। तो इनकी बात ये कर रहे हैं कि ये अंड प्रजक जो रहते हैं वो निषेचित अंडे देते हैं। क्या करते हैं? निषेचित अंडे देते हैं। जैसे यहाँ पर ये बतख ने अंडे दिए, ये जो निषेचित अंडा दिया था इस बतख ने। तो ये जो अंडा है ये एक कवच से घिरा रहता है। तो हमने देखा होगा मुर्गी का जो अंडा होता है उसमें जो वाइट वाइट रहता है बाहर, है ना, जिसको फोड़ते हैं अपन, फोड़ के फिर उसमें से अंदर से बाहर निकलती है चीज़। तो वो जो चीज़ रहती है वो किससे बनी रहती है? कैल्शियम से बनी रहती है। ये जो क्या है, ये जो बाहर का बना हुआ है, यहाँ पर भी बना के बता देता हूँ मैं। तो इनका जो अंडा होगा इनका अंडा होगा, जो इसकी बाहर की कवच है, बाहर की ये जो कवच है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है कैल्शियम से। कैल्शियम, कैल्शियम से ये कवच इनकी बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम से बनी होती है। ये क्या है? कैल्शियम युक्त कवच है। ये इसका क्या है? कवच है, कैल्शियम युक्त कवच। ठीक है। तो ये जो कैल्शियम युक्त कवच है, अब ये कैल्शियम युक्त कवच जो है इस अंडे का, ये जो मुर्गी रहती हैं, मुर्गियाँ वगैरह, ये सांप वगैरह जो अंडे देते हैं, पर्यावरण के किसी सुरक्षित स्थान पर अपना ये अंडा दे देते हैं। तो जैसे ये ने अंडा दे दिया, तो जैसे कि मान लीजिए जो चिड़िया है वो अपना घोंसला बनाती हैं, घोंसले में अंडा देती हैं। सांप जो है एक गुफा टाइप की खोदता है, उसके अंदर में अंडे दे देता है। तो एक पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर ही अंडे दे देंगे। फिर अंडे कुछ दिन के लिए रहते हैं, कुछ दिन के लिए अंडे वेट करते हैं, कुछ समय के लिए उनको गुजरना पड़ता है। तो ये अंडा जो है शुरुआत में कैसा रहता है? शुरुआत में ये अंडे के अंदर में कुछ भी नहीं है, मान लीजिए अंडे के अंदर में कुछ भी नहीं है, ऐसा पीला पीला सा है। और हमने देखा होगा कि यहाँ पर ऐसे गोल गोल सा रहता है इस अंडे के अंदर में, जो अपन जब अंडा फोड़ते हैं तो वो बाहर आता है। तो बिल्कुल ऐसा रहता है। फिर यही जो चीज़ है वो क्या हो जाती है? एक क्या है, जैसे मान लीजिए मुर्गी का अंडा है, तो ये मुर्गी में विकसित हो जाएगी। ये किस में विकसित हो जाएगी? मुर्गी में विकसित हो जाएगी। धीरे धीरे करके ये निश्चित निवेशन अवधि में इसको गुजरना पड़ता है। निवेशन अवधि, निवेशन अवधि से इसको गुजरना पड़ता है। फिर क्या होता है कि ये जो अंडा है, फिर क्या होता है, ये जो अंडा है ये क्या है? फट जाता है। अंडा जो है फटता है। तो जैसे मान लीजिए ये अंडा है वो फट गया, ये फट गया अंडा, अंडा फट गया। और अंडा फट जाएगा तो ये जो मुर्गी का बच्चा है वो बाहर आ जाएगा, या सांप का बच्चा हुआ तो ये बाहर आ जाएगा इस धरती के अंदर में। ये चूजा जो है बाहर आ गया, है ना। तो इस ये जो अंडा फटता है उसको क्या बोलते हैं? स्फुटन, स्फुटन। तो स्फुटन की प्रक्रिया के द्वारा ये जो है इस जिंदगी में आ जाता है। ठीक है। तो ये जो अंड प्रजक हैं वो एक कहाँ पर अंडे देते हैं? एक पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर। तो फिर से हम इसको पढ़ते हैं ताकि और क्लियर हो जाए कि जो अंड प्रजक प्राणी जैसे कि सरीसृप वर्ग हमने देख लिया जो सांप वाले फैमिली में आते हैं, तथा पक्षी आदि, तथा जो पक्षी होते हैं यानी कि बर्ड्स के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर अंडे दिए जाते हैं, जो कि निषेचित अंडे दिए जाते हैं। ठीक है। जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं। तो अपन ने मार्केट में गए होंगे, अंडा खरीदा होगा, तो उसमें जो बाहर का कवच रहता है जिसको फोड़ते हैं वो कैल्शियम से बना होता है। कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं, जो एक निश्चित निवेशन अवधि यानी कि बच्चा बनने की अवधि के पश्चात स्फुटन यानी कि फटने के द्वारा नए शिशु को जन्म देता है। ये हमने देख लिया। तो जब भी कोई अंडा खरीदें और अंडा बना रहे हों और जब अंडे को फोड़ रहे हों, तो उसके कवच जब भी हमको दिखे तो हमें याद आना चाहिए, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि वो कैल्शियम से बना है और वो स्फुटन के द्वारा वो जो है बाहर आता है। तो जब भी अंडा देखें तो एनसीईआरटी की लाइन याद आ जानी चाहिए हमें। फिर उन्होंने आगे बताया कि जबकि दूसरी ओर जो सजीव प्रजक होते हैं, सजीव प्रजक जीवों में अधिक, जिसमें क्या आते हैं? अधिकतर स्तनधारी आते हैं, यानी कि दूध पिलाने वाले अपने बच्चों को, जिसमें मानव भी शामिल है। यानी कि
इंसानों की भी बात कर रहे हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें जो मादा जीव के शरीर के भीतर, मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास करता है। युग्मनज क्या है, मादा के शरीर के अंदर में अपना एक बच्चे बनता है, उसके अंदर में शिशु का विकास करता है और एक निश्चित अवधि एवं विकास के चरणों को और एक निश्चित अवधि एवं विकास के चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर अब बात हो रही है सजीव प्रजग जीवों की। सजीव प्रजग जीव यानी कि जो बच्चा प्रसव के द्वारा बाहर आता है और जो अपने शरीर के अंदर में जिस बच्चे का विकास होता है। तो सजीव प्रजग जीवों में जिसमें कौन आते हैं, स्तनधारी आते हैं, यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। और इसके अंदर में कौन भी आ जाएंगे, मानव भी है, मानव भी बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो इन सजीव प्रजग जीवों में जो मादा जीव रहती है यानी कि जो फीमेल है, तो उसके शरीर के भीतर, शरीर के अंदर युग्मनज का विकास होता है। उसका विकास कहाँ पर हो रहा है, शरीर के भीतर हो रहा है, युग्मनज का विकास हो रहा है। तो शिशु उसके अंदर में विकास करता है, जैसे यहाँ पर विकास हो रहा है, ये इसके अंदर शरीर के अंदर भीतर विकास हो रहा है। ये बकरी में भी शरीर के भीतर विकास हो रहा है। उसके बाद में क्या होता है, विकास करता है और एक निश्चित अवधि यानी कि निश्चित एक टाइम रहता है, तब तक वो शरीर के अंदर ही रहता है। और विकास के चरणों को पूरा करने के बाद, यानी कि विकास के चरण होते हैं, यानी पहले वो छोटा रहता है एकदम, सेल एक ही सेल रहता है, जाइगोट रहता है, फिर उससे भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण की आँख, नाक, कान, दिल, फेफड़े वगैरह सब बन जाते हैं। तो ये चरणों में होता है, पहले आँख बनेगी, नाक बनेगी, कान बनेगा, ये सब। तो उन चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं, यानी कि डिलीवरी हो जाती है। तो जैसे ये है, तो इसमें ये चरणों को पूरा करने के बाद इसमें ये जो बाहर कैसे आएंगे, डिलीवरी से ये बाहर आ जाते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो निश्चित अवधि कैसी है, जैसे कि इंसानों में मानव में 9 महीने रहते हैं, तो वो पूरी निश्चित अवधि पूरा करने के बाद ही वो जो है वो बाहर आ जाता है। कोई अगर उससे पहले आ जाए या बाद में आ जाए तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है कभी कभार, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो निश्चित अवधि रहती है, 9 महीने के आसपास ही रहेगी वो। और फिर उसमें विकास होता है, उस विकास के चरण रहते हैं बहुत सारे, और उसके बाद में प्रसव के द्वारा वो बाहर आता है। ये प्रसव वाला बहुत इम्पोर्टेंट है बस। तो ये किसकी बात हो गई, सजीव प्रजग की बात हो गई। तो इसमें और क्या हो रहा है कि भ्रूणीय भ्रूणीय सही देखभाल, भ्रूणीय सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण, भ्रूणीय सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण यानी कि सुरक्षा के कारण जो सजीव प्रजग जीव हैं, सजीव प्रजग जीवों के उत्तर जीवित रहने के, सजीव प्रजग जीवों के उत्तर जीवित रहने के सुअवसर बढ़ जाते हैं। सुअवसर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भ्रूण है, यहाँ पर ये जो भ्रूण है, भ्रूण मतलब जो बच्चा बन रहा है अंदर शरीर के, उसमें सही देखभाल होती है। उसकी देखभाल क्या हो रही है, बहुत सही होती है, कि अंदर ही अंदर जो भी खाना खा रहे हैं वो उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र होते जा रहा है। जलेबी, समोसा ये सब तो नहीं खाना होता है, लेकिन जो भी चीज़ खा रहे हैं वो डायरेक्ट बच्चे को चली जाती है खून के द्वारा। और उसका संरक्षण भी हो रहा है, यानी कि बच्चा जो है कहाँ पर है, माँ के जो है पेट के अंदर में है। ये बकरी का बच्चा भी पेट के अंदर में है, तो इसको कोई भी यानी कि बाहर नुकसान नहीं पहुँचेगा, कोई बाहर से कोई इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जबकि ये जो मादा ने, यहाँ पर मुर्गी ने जो अंडे दिए, इसको कोई भी उठा के ले जाएगा और इसका अंडा कोई भी खा सकता है। वैसे इसके अंडे भी जो हैं वो वेस्ट हो सकते हैं। तो इसमें क्या होती है, इसमें नुकसान होने की चांसेस ज़्यादा हैं ये इन लोग के अंडे में। लेकिन यहाँ पर जो शरीर के अंदर जिसका विकास हो रहा है उसमें क्या रहती है, सही देखभाल हो पाती है, और उसमें संरक्षण यानी कि वो सुरक्षित भी बहुत अच्छे से रहते हैं। इन दोनों चीज़ों की वजह से, सही देखभाल और संरक्षण के कारण, जो सजीव प्रजग वाले जीव रहते हैं उसमें उत्तर जीवित रहने का, अभी इनने उत्तर ज़बरदस्ती डाल दिया, यानी सिंपल भाषा में ये जीवित रहने के जो अवसर होते हैं ना, यानी कि ज़िंदा रहने के अवसर, वो क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। वो क्या होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये इसका फ़ायदा हो गया, किसका, सजीव प्रजग के अंदर का ये फ़ायदा हो गया।
तो हमने इसके अंदर में देख लिया ये जो प्राणी रहते हैं वो दो तरीके के विभाजित किए गए हैं। एक तो अंडे देने वाले और दूसरे ये जो संतति को प्रसव द्वारा बाहर आते हैं, तो उनको कहते हैं सजीव प्रजक, और अंडे देते हैं उनको कहते हैं अंड प्रजक। तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया होगा। और अंड प्रजक में हमने देखा कि क्या एग्जाम्पल दिए थे उन्होंने। अंड प्रजक में दिया सरीसर्प और पक्षी का एग्जाम्पल दिया, और जो सजीव प्रजक है उनमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया स्तनधारी का एग्जाम्पल, जिसमें मनुष्य भी आते हैं।